सो हे हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में जान लेते हैं कि क्या हुआ था। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि जो मानवी होती है वो आरू को 18 साल पहले की सारी बातें बताती है। उसके बाद से सारी बातें बताने के बाद से जब वो अपने रूम की तरफ जाती है तभी उसे वहाँ निशा का रूम दिखाई देता है, जिसमें वो ना चाहते हुए भी चली जाती है। वह निशा को सोते हुए देखती है और उसकी तरफ खींची चली जाती है। अब इसके आगे कुछ सोचकर मानवी निशा की तरफ झुकती है और उसके माथे पर बिखरे बालों को सही करते हुए कहती है, सच ही कहा था आरू ने, तुम बहुत मासूम हो। इतनी मासूम और प्यारी कि मैं खुद नहीं रोक पाई अपने आप को तुमसे मिलने के लिए। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे सुकून सा मिल रहा है। 18 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे दिल को थोड़ा सा तो सुकून मिला है। अब तक तो मैंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी काटी है, लेकिन तुमसे मिलके लग रहा है अब मेरे पास जीने की वजह है। पता नहीं ये कैसी फीलिंग है, लेकिन जैसी भी है बहुत सुकूनदायी है। वह अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, मैंने सोचा था मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो भी करीबी होता है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, उन्हें खो देती हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और फिर वो बोलती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा निशा, मैं तुम्हारा खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगी। तुम्हारे ऊपर एक भी आँच नहीं आने दूँगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी हद तक जाना क्यों ना पड़े। तुम अब बस मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मुझे कब से इस सुकून की तलाश थी, जो कि मुझे तुम्हारे पास आते ही मिल गई, और अब मैं इसे खो नहीं सकती। मानवी निशा का हाथ अपने हाथ में ले उसे चूम लेती है और फिर धीरे मगर प्यार से कहती है, अब तुम सिर्फ मेरी अमानत हो, सिर्फ मेरी। इतना कह मानवी निशा के माथे पर अपने होठ रख देती है और उसे एक प्यारी सी किस करती है, जिससे नींद में ही निशा के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। ये देखकर मानवी भी मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर ऐसे ही निहारने के बाद मानवी निशा को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर वह निशा को अच्छे से ब्लैंकेट में कवर करके वहाँ से चली जाती है। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन दोनों दिल से तो एक दूसरे से जुड़ चुके थे, लेकिन इसका एहसास होना अभी बाकी था। इसलिए ये सब इतना आसान तो नहीं होगा इनके लिए, बट अगर ये दोनों साथ हैं तो कोई कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वहीं हमें दिखाया जाता है अगली सुबह। मानवी अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करती है और रेडी होकर महिमा जी से मिलने के लिए उनके रूम में आती है। अभी सुबह के 7 बज रहे थे, इसलिए पूरे घर में शांति थी। सब सो रहे थे, लेकिन महिमा जी थी वो उठ चुकी थी और मानवी उनके पास उनसे मिलने के लिए गई थी। मानवी महिमा जी के रूम पर जाकर गेट को नॉक करती है। वहीं महिमा जी सोफे पर बैठे चाय पीते हुए न्यूज़पेपर देख रही थी, लेकिन
गेट नॉक करने की आवाज़ सुनते ही उनका पूरा ध्यान न्यूज़पेपर से हटकर उस तरफ चला जाता है जहाँ मानवी गेट पर खड़ी थी। मानवी को देखकर महिमा जी उसे अंदर बुलाती हैं। महिमा जी के बुलाने पर मानवी अंदर आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। मानवी को सुबह सुबह अपने पास आया देख महिमा जी हैरान रह जाती हैं, लेकिन वो ज़्यादा न सोचते हुए उसे बैठने के लिए कहती हैं। महिमा जी की बात मानकर मानवी उनके साइड वाले सोफे पर बैठ जाती हैं। महिमा जी मानवी को गहरी नज़रों से देखते हुए शांति से बोलती हैं, कोई बात है जो इतनी सुबह सुबह तुम मुझसे मिलने आई हो? मानवी हाँ कहती है। इतना कह मानवी थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मानवी की बात सुन महिमा जी की भौहें सिकुड़ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो शांति से कहती हैं, क्या शर्त है बताओ? मानवी महिमा जी की आंखों में देखते हुए गहरी मगर ठंडी आवाज़ में कहती है, शादी कल ही होनी चाहिए और शादी के बाद मैं और निशा यहाँ नहीं रहेंगे। इतना कहो मानवी महिमा जी को देखने लगती हैं, जो मुंह खोले और आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। वह किसी तरह खुद को संभालती हैं और मानवी को घूरते हुए कहती हैं, तुम कहना क्या चाहती हो? मानवी, सिंपल सी बात है, मैं शादी के बाद अपने प्राइवेट विला में रहूँगी, जो मैंने बहुत पहले ही खरीद रखा है। आई थिंक आपको शादी से मतलब होना चाहिए। शादी के बाद मैं निशा के साथ कहीं भी रहूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मानवी की बात सुन महिमा जी के चेहरे पर नाराज़गी साफ देखी जा सकती थी। वो गुस्से से बोलती हैं, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी पोती इतने सालों बाद वापस आई है और शादी के बाद ही वो अलग रहे। मुझे तुम्हारी पहली शर्त मंजूर है, लेकिन दूसरी हरगिज़ नहीं। इतना कहकर महिमा जी शांत हो जाती हैं, लेकिन मानवी ने पक्का इरादा कर रखा था कि वो निशा को लेकर खुराना मेंशन में रहना ही नहीं चाहती। इसलिए वो कहती है, ठीक है, अगर आपको मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो मैं शादी भी नहीं करूँगी। इतना कहने के साथ मानवी खड़ी होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मानवी को जाता हुआ देखकर महिमा जी खड़ी होती हैं और उसे रोकते हुए कहती हैं, अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। महिमा जी मानवी के आगे हार मान लेती हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था, ये वो मानवी नहीं है जो एक बार कहते ही बिना किसी सवाल जवाब के उनकी बात मान लेती थी। ये मानवी बदल चुकी है, जो महिमा जी को हारने पर मजबूर कर देती है। महिमा जी की बात सुनकर मानवी के फेस पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे पता था महिमा जी उसकी बात मान जाएंगी। मानवी बिना कुछ कहे एक बार महिमा जी की तरफ देखती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वहीं महिमा जी अपने सिर को पकड़ सोफे पर बैठ जाती हैं। उनके चेहरे पर चिंता और एक परेशानी साफ देखी जा सकती थी, लेकिन क्यों इस बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ निशा के कमरे में निशा अभी अभी नहाकर आई थी, इसलिए उसके गीले बालों में से पानी टपक कर उसकी गर्दन से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। इस वक्त वह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल हाँ ब्यूटीफुल लग रही थी।
उसका चेहरा आज थोड़ा सा खिला हुआ सा लग रहा था। इन दिनों वो बहुत ज़्यादा उदास थी, लेकिन अब उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। निशा ड्रेसिंग टेबल के सामने जा आईने में खुद को देखती है और अपनी आंखें बंद कर रात में आए सपने के बारे में सोचने लगती है। वह देखती है कि चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। वो घबराते हुए कहती है, मम्मा। तभी वहाँ चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है, जिससे निशा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब निशा धीरे धीरे आंखें खोलती है तो देखती है सामने मीना जी सफ़ेद साड़ी मुस्कुराते हुए खड़ी थीं। उनके काले खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। मीना जी को देखकर निशा खुश होते हुए चिल्लाती है, मम्मा, और भागकर उनके गले लगने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वो मीना जी के आर पार निकल जाती है। ये देख निशा हैरान हो जाती है। वो फिर से उनके सामने आती है और उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं छू पाती है। काफ़ी कोशिश के बाद भी जब वो मीना जी को नहीं छू पाती है तो वो रोने लगती है। निशा रो रही थी, तभी उसे मीना जी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कहती हैं, निशा, मैं मर चुकी हूँ। ये मेरी आत्मा है, जिसे तुम कभी भी छू नहीं सकती। मीना जी की बात सुन निशा अपनी नम आंखों से कहती है, मम्मा, ये झूठ है ना? ये आप ही हो ना? मैं जानती हूँ। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। निशा के बात सुनकर मीना जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे भगवान ने जितनी ज़िंदगी दी थी वो मैंने जी ली, लेकिन मैं ज़िंदा नहीं हूँ। तो क्या तुम्हारे दिल में हमेशा ज़िंदा रहूँगी? और प्रॉमिस तो तुमने भी किया था, मुझे हमेशा मुस्कुराते हुए याद करोगी। और ये क्या, तुम तो हमेशा उदास रहती हो। तुम्हें ऐसे देख मुझे बहुत दुख होता है बच्चा। मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, मानवी तो है ना? वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। उसके साथ शादी कर लो। मेरी एक आखिरी विश है, उसे पूरा कर दो। उसे पूरा कर दो। ये कहते हुए मीना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निशा मीना जी को उदास नहीं देख पाती, इसलिए वो अपने आंसू पोंछती और कहती है, ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है, मैं हमेशा आपको मुस्कुरा कर याद करूँगी और मानवी से शादी भी करूँगी, लेकिन आपकी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। निशा की बात सुन मीना जी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती हैं और वो मुस्कुराते हुए निशा से कहती हैं, तुम फिक्र मत करो, एक बार शादी हो जाए, फिर वह अपनी जगह खुद बना लेगी तुम्हारी ज़िंदगी में। इतना कहने के साथ ही मीना जी धीरे धीरे वहाँ से लुप्त होने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसके आगे देखेंगे कि क्या होता है। और बीच बीच में मैंने रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रोकी है, क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, दूसरी जगह आई हूँ, और कभी ट्रेन आ जा रही है तो कभी कोई बुला दे रहा है। इसी की वजह से मेरी रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पा रही है। तो अगर आप लोगों को रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो चलिए ठीक है, आगे पार्ट में देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।